नमस्कार। संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में हमने भूगोल विषय का एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। और ये प्रश्न 250 शब्दों में पूछा गया है और इसके लिए 20 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो पहले तो महासागरीय जल की लवणता को समझ लेते हैं और उसके बाद महासागरीय जल में लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ लेंगे। लवणता का मतलब होता है प्रति इकाई समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा, और लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्रा से मेजर किया जाता है। अब हम लोग एक संक्षिप्त कंटेंट देख लेते हैं जिसमें लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की गई है। ये जो कंटेंट आप लोग देख रहे हैं, ये संस्कृत आईएएस की जो भौतिक भूगोल की बुकलेट है, सामान्य अध्ययन के लिए जो दी जाती है, उसमें से लिया गया है। लिखा है महासागरीय लवणता के नियंत्रक कारक, और यही सारे कारक मिलकर महासागरीय जल की लवणता को निर्धारित करते हैं और वितरण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। पहला है बाष्पीकरण। संक्षेप में मैं समझाई दे रहा हूँ, यहाँ पर तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर, अगर अन्य कारक स्थिर रहें तो वहाँ पर लवणता अधिक होगी, और जहाँ पर बाष्पीकरण कम होगा वहाँ पर लवणता कम होगी। वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति का मतलब हो गया कि जो वर्षा जल होता है वह शुद्ध जल होता है। तो जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पर लवणता कम होगी, और जिस क्षेत्र में वर्षा कम होगी और अन्य कारक अगर स्थिर रहें तो वहाँ पर लवणता अधिक होगी। अगला है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनों को एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, भारत का मानचित्र हो गया, तब इसमें अगर देखेंगे तो इधर अरब सागर हो गया और इधर बंगाल की खाड़ी। अगर इसमें अरब सागर की ओर पवनें चलती हैं इस तरफ, तब इन पवनों को कहा जाता है ऑफशोर विंड, या ऑफशोर का मतलब होता है अपतटीय पवनें। अगर स्थलीय भाग से या तटीय भाग में स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती हैं उनको कहा जाता है अपतटीय पवनें। इंग्लिश में वर्ड है ऑफशोर विंड्स। अगर तटीय भाग में स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलेंगी, तब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब ये पवनें प्रवाहित होंगी समुद्र पर, तब ये अपने ऊपर जो समुद्र के सतह का जो जल होगा इन पवनों के साथ प्रवाहित हो जाएगा, और ये जो तटीय भाग होगा, ये वाला जो एरिया, इसमें नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आएगा, और ठंडा जल जो होता है उसमें लवणता कम होती है। तब अपतटीय पवनों की स्थिति में जो तटीय भाग है वहां पर लवणता कम हो जाएगी। अगर इसके विपरीत मान लेते हैं कि समुद्र से तट की ओर पवनें चल रही हैं, तब इन्हें कहा जाएगा ऑनशोर विंड। ऑनशोर विंड्स की कंडीशन में क्या होगा कि समुद्र तटीय भाग में समुद्री जल की ओर से स्थलीय भाग की ओर पवनें चलेंगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो तटीय भाग है यहाँ पर गर्म और अधिक लवण जल एकत्रित हो जाएगा, जिससे कि तटीय भाग में लवणता बढ़ जाएगी। ये रोल होता है पवनों का। एक लिखा हुआ है नदियों द्वारा जल की आपूर्ति।
अगर किसी क्षेत्र में नदियों द्वारा बड़े पैमाने पर जल की आपूर्ति हो रही है और जो नदियों का जो जल होता है वह स्वच्छ जल होता है, वह अलवणीय जल होता है, तो मान लेते हैं कि किसी तटीय भाग में बहुत सारी नदियां आके अपना जल विसर्जित करती हैं, तो उस क्षेत्र में ताजे जल की पूर्ति होने की वजह से लवणता कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी भारत का मानचित्र बना के आपको समझाने की कोशिश की थी, तो इसमें बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में कई नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं और नदियों के जल के विसर्जन के कारण ही भारत के पूर्वी तटीय भाग में जो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से कम रहती है। उसका कारण यही है, उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कई नदियाँ ताज़ा जल या अलवणीय जल जाके विसर्जित करती हैं। अगला है महासागरीय धाराएँ। आप लोगों ने भूगोल विषय में पढ़ा होगा कि महासागरीय धाराएँ 2 प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी धाराएँ। जो गर्म महासागरीय धाराएँ होती हैं, वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और ठंडी धाराएँ ध्रुवों की ओर से या उच्च अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। गर्म जो महासागरीय धाराएँ होती हैं, वे गर्म और अधिक लवणता वाले जल को निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। इसके विपरीत जो ठंडी धाराएँ होती हैं, वे शीतल जल को और अलवण जल को मध्य और निम्न अक्षांशों की ओर ले आती हैं। तो महासागरीय धाराओं से भी लवणता प्रभावित होती है। यही सारे कारक संयुक्त रूप से किसी भी क्षेत्र में जल की लवणता को प्रभावित करते हैं और इन्हीं सारे कारकों के चलते ही भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न लवणता पाई जाती है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। महासागर की लवणता का तात्पर्य महासागर में घुले हुए, घा इस तरह से नहीं बनता, ये धुले हुए लग रहा है। घुले हुए लवणों की मात्रा और महासागरीय जल के भार के अनुपात से है, जिसे ग्राम प्रति हजार में प्रदर्शित किया जाता है। वाक्य संरचना में थोड़ी सी दिक्कत है। महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। बात सही है, लवणता की परिभाषा भी ठीक है और आगे जो बात लिखी है वो भी ठीक है। आगे लिखा है लवणता को निर्धारित करने में तापमान महत्वपूर्ण नियंत्रक है। स्पेलिंग एरर है। लवणता के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करते समय लवणों की मात्रा को नियत मान लिया जाता है। ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। महासागर में लवणता का वितरण, क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण को अक्षांशीय या मंडलीय वितरण, देशांतरीय या प्रादेशिक वितरण, बात तो सही है। महासागर में लवणता के वितरण को 2 भागों में, पहले क्षैतिज वितरण उसके बाद ऊर्ध्वाधर वितरण में विभाजित करके वितरण को समझाने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है लवणता का अक्षांशीय वितरण। प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है महासागरीय जल में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना था, लेकिन इस बच्चे ने महासागर में लवणता के वितरण को समझाने का प्रयास किया है, जबकि पूछा गया था कारकों के बारे में। कारकों के बारे में ना लिख के सीधा इसने वितरण को समझाने का प्रयास किया है। लवणता का अक्षांशीय वितरण 0 डिग्री, 30 डिग्री साउथ, साउथ 90 डिग्री नॉर्थ। ये जो इसने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ सही है और ये भी दिखाया है कि जो उपोष्ण कटिबंध के जो अक्षांश होते हैं दोनों गोलार्ध में, उनमें लवणता अधिक होती है। ये बात भी इसने सही तरीके से ग्राफ बना दिया है, लेकिन इस ग्राफ के बारे में तो पूछा ही नहीं गया था और वितरण के बारे में भी नहीं पूछा गया था। पूछा गया था प्रश्न में महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले या महासागरीय जल की लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना था। और इस प्रश्न के उत्तर में
इन कारकों के बारे में लिखा जाना चाहिए था। बाष्पीकरण, वर्षों द्वारा जल की आपूर्ति, प्रचलित पवनों द्वारा वितरण किस प्रकार प्रभावित होता है, नदियों द्वारा जल की आपूर्ति जहां होगी वहां वितरण प्रभावित होगा, महासागरीय धाराओं द्वारा वितरण प्रभावित होगा। इन सारी चीजों की चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन इस बच्चे ने क्षैतिज और अक्षांशीय वितरण को लिखने का प्रयास किया है। ग्राफ तो ठीक है, लेकिन जो पूछा गया है वो नहीं बताया है। अगली लाइन लिखिए, विषुवत, स्पेलिंग गलत है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, फिर स्पेलिंग गलत है, वार्षिक तापांतर अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब की वजह से होना चाहिए, की वजह से वहां वर्ष भर वर्षा होती है, जिस कारण वहां की लवणता औसत से कम होती है। ये बात भी सही है। वहीं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, वहीं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च वायु का विकास, उच्च वायु दाब का विकास, आर्टिकुलेशन एरर। वहीं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति रहती है, किंतु अधिक तापमान के कारण बाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, इससे वहां की लवणता औसत से अधिक होती है। ये बात भी सही है। जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर लवणता सबसे ज्यादा होती है, ये बात सही है। उपद्रवीय क्षेत्र में कम तापमान के कारण बाष्पीकरण कम मात्रा में होता है, वहीं निम्न वायुदाब, वायु नहीं होता वायुदाब, स्पेलिंग एरर्स हैं इस कॉपी में, वहीं निम्न वायुदाब क्षेत्र के कारण वाताग्रीय वर्षा होती है। ये बात भी ठीक है, उपद्रवीय क्षेत्र में वाताग्रीय वर्षा होती है, जिससे लवणता विषुवत रेखा से भी कम पाई जाती है। ठीक। ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यंत कम तापमान होने के कारण बाष्पीकरण नगण्य एवं हिमगलन के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण लवणता औसत से अत्यंत कम होती है। ये बात भी ठीक है। बातें इसने सारी ठीक लिखी हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो गया। वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मुख्य रूप से लिखना था, लेकिन इसने अक्षांशीय वितरण लिख दिया यहां पर। अगली हेडिंग डाली है लवणता का प्रादेशिक वितरण। प्रश्न में वितरण को नहीं पूछा था, प्रश्न में पूछा था कि वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना था। जैसे लिखा है प्रचलित पवनों के कारण, इसी को और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहिए था। नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण भी लवणता में कमी होती है, यही बात डिटेल में लिखनी चाहिए थी, और प्रादेशिक या क्षैतिज वितरण को नहीं बताना चाहिए था। अपतटीय पवनों से प्रभावित क्षेत्र में अपवेलिंग के कारण, अपवेलिंग इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में उद्वेलन कहते हैं। अपवेलिंग को इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए था। अपवेलिंग के कारण तापमान में कमी से लवणता में कमी आती है, ये बात भी सही है। अनुतट पवनों के कारण डाउनवेलिंग प्रक्रिया से जल की सतह का तापमान बढ़ता है, जिससे लवणता भी बढ़ती है, ये बात भी सही है। लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण, अब इस बच्चे ने आगे लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण लिखा है। पहले भाग में क्षैतिज वितरण को लिखा, उसके अगले भाग में ऊर्ध्वाधर वितरण को, लेकिन प्रश्न में तो क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण को पूछा ही नहीं गया है। ग्राफ तो ठीक है। आगे लिखा है महासागरों के पृष्ठीय सतह पर विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर जहां औसत लवणता में कमी आती है, लगातार कमी नहीं आती है, और पृष्ठीय सतह पर विषुवत रेखा से जो उपोष्ण कटिबंध के अक्षांश होते हैं वहां पर वृद्धि होती है, उसके बाद कमी आती है। किंतु ऐसा माना गया है कि महासागरों के नितल के समीप सभी अक्षांशों पर
लवणता, औसत लवणता 35/1000 के समान है, ये बात भी सही है। ऐसी स्थिति में निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में सतह से नीचे, नीचे नहीं नीचे जाने पर औसत लवणता का ह्रास दर अधिक, जबकि स्पेलिंग एरर्स हैं इस कॉपी में, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में लवणता में कमी की जगह वृद्धि होती है, ये बात भी सही है। जो निचले भाग में लवणता में निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में कमी आती है और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सतह से नीचे जाने पर लवणता में वृद्धि होती है, ये बात सही है। अगली लाइन लिखिए, लेकिन सभी अक्षांशीय प्रदेशों में समुद्र की सतह से लगभग 500 मीटर की गहराई लिखा हुआ है, गहराई होना चाहिए, में लवणता में वृद्धि होती है, ये बात सही नहीं है। सभी अक्षांशों के लिए लिखा है, लेकिन सभी अक्षांशीय प्रदेशों में, सभी में नहीं होता है। लेकिन सभी अक्षांशीय प्रदेशों में समुद्र की सतह से लगभग 500 मीटर की गहराई में लवणता में वृद्धि होती है। ये उच्च अक्षांशों के लिए तो ठीक है, लेकिन निम्न अक्षांशों के लिए बात गलत है। वहीं 1000 मीटर की गहराई, गहराई नहीं गहराई में जाने पर लवणता परिवर्तन दर नगण्य हो जाती है। इसमें पहली वाली लाइन ठीक नहीं है, ये तथ्यात्मक गलती है, और यहां पर भी तथ्यात्मक गलती है। अगला लिखा है, अतः लवणता को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लवणता, पूरा नहीं लिखा है शब्द, लवणता में पहले वृद्धि फिर कमी आती है, किंतु सभी अक्षांशों पर महासागरों के नितल पर लवणता एक समान होती है, ये बात सही है। लेकिन प्रश्न में जो मूल रूप से पूछा गया था उसका उत्तर नहीं दिया गया है, उसको वितरण के साथ मिक्स करके लिखा गया है, इसलिए उत्तर सटीक है नहीं। प्रश्न को आप लोग फिर से देख लीजिएगा। प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना था। लवणता के वितरण को नहीं पूछा गया था, या अक्षांशीय वितरण क्या होता है लवणता का, प्रादेशिक वितरण कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार से होता है, ये तो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था। प्रश्न तो कुछ और मांग कर रहा था, लेकिन बच्चे ने कुछ और लिख दिया। मार्क्स के बारे में देख लेते हैं, अब इसे कितने नंबर मिलने चाहिए। भूमिका इसने ठीक लिखी थी बिल्कुल, क्योंकि 20 नंबर का ये प्रश्न है तो भूमिका में 2 नंबर दिए जा सकते हैं। वितरण तो पूछा ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर कुछ लाइनें मिल रही हैं, उनसे उत्तर कनेक्टेड हो रहा है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में वार्षिक तापांतर अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब की वजह से वहां वर्ष भर वर्षा होती है, जिस कारण वहां की लवणता औसत से कम होती है। वर्षा होती है, उससे लवणता कम होती है, बात तो ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब के विकास कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति रहती है, किंतु अधिक तापमान के कारण बाष्पीकरण वर्षण से अधिक होता है, ये बात भी ठीक है। उपध्रुवीय क्षेत्र के लिए बारे में भी बातें ठीक लिखी हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। फिर लवणता का प्रादेशिक वितरण लिखा है, प्रचलित पवनों के कारण, ग्राफ मेरे नहीं समझ में आ रहा है। नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण भी लवणता में कमी आती है। पॉइंट्स तो ये ठीक लिखे हैं। अब तटीय पवनों के बारे में, अनुतटीय पवनों के बारे में भी बात ठीक लिखी है। लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण से, इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हुए मैं ये समझ पाया हूं कि इसमें कुछ जगह पर जो बिंदु लिखे गए हैं वे उत्तर की मांग से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स को ही इलेबोरेट करके लिखना चाहिए था। लेकिन इस बच्चे ने क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, प्रादेशिक वितरण समझाने के साथ ही उन पॉइंट्स को मिक्स कर दिया है, कंफ्यूजन की कंडीशन है। और जो वितरण लिखा हुआ है, वितरण को तो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसलिए इसे
बाकी के भाग में 3.5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। अतः लवणता को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लवणता में पहले वृद्धि फिर कमी आती है, किंतु सभी अक्षांशों पर महासागरों के नितल पर लवणता एक समान होती है। 1 नंबर दिया जा सकता है। तो इस बच्चों को मिलते हैं 6.5 मार्क्स। इस बच्चे को 20 में से मैं 6.5 मार्क्स देना चाहूँगा और इसे सलाह दूंगा कि प्रश्न में जो पूछा गया है, जो कीवर्ड्स हैं, उनको ध्यान से पढ़े और उन कीवर्ड्स और प्रश्नों की मांग के अनुरूप ही उत्तर लिखे, क्योंकि इस बच्चे ने क्षैतिज वितरण, प्रादेशिक वितरण या ऊर्ध्वाधर वितरण को लिखने की जो कोशिश की है, वह सब निरर्थक है। वह प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था। प्रश्न में जो पूछा गया था उनकी चर्चा केवल 1-2 लाइन्स के माध्यम से की गई थी, जो कि अपूर्ण है। तो यहाँ पर इसे लिबरल होके इसे मार्क्स दिए गए 6.5 और इसे सलाह देता हूँ एक बार फिर से कि एक तो ये स्पेलिंग की एरर्स कम करे, स्पेलिंग में गलतियां भी हैं। दूसरा, प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर लिखे। जो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं उनकी जानकारी देना जरूरी नहीं है, केवल समय खराब होता है, बाकी कुछ नहीं। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।